Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta, and you are most welcome in this class. And आज हम पढ़ने वाले हैं लद्दाख एंड केरला के बारे में। तो देखिए लद्दाख जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी हमारे इंडिया का सबसे नॉर्थ पार्ट सबसे ऊपर, एंड केरला जो कि सबसे नीचे है साउथ में। तो नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों जो हमारे इंडिया के एकदम कहते हैं ना बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल एक नॉर्थ में है, दूसरा साउथ में है। हमें इन दोनों एरियाज के बारे में स्टडी करनी है आज। सो यू ऑल नीड टू लिसन केयरफुली, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप Yes, ma'am. आंसर भी दे पाएंगे। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें आज इस टॉपिक के थ्रू याद भी हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, so let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region। तो जब हम ये कहते हैं कि किसी भी जगह का इतिहास वहां के ज्योग्राफिकल फीचर से प्रभावित होता है और इसी से डाइवर्सिटी आती है, यानी कि वहां की जो हिस्ट्री रही हो, वहां का ज्योग्राफिकल फीचर कैसा है, इसी से उसका इतिहास बनता है। यानी कि कहाँ पर किस टाइप के जंगल पाए जाते हैं, वैसे ही वहां के लोगों का जीवन भी हो जाता है और यही फिर उनकी हिस्ट्री बन जाती है। जो अब आगे आने वाले लोग आएंगे उनके लिए तो पिछली चीजें हिस्ट्री हो गई। तो अब हम यहाँ पर दो अलग अलग जगहों की स्टडी करेंगे और बाद में ये कंफर्म करेंगे कि ये कैसे होता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमें पढ़ना है लद्दाख के बारे में। तो ये पिक्चर दी गई है। लद्दाख में आप सभी को मालूम है क्लाइमेट कैसा होता है। यस, मैम हम लद्दाख में मैम डेजर्ट मैम माउंटेन्स होते हैं, मैम डेजर्ट होते हैं। स्टॉप स्टॉप। यस मैम, बैरन तो लैंड मैंने आपसे होते हैं। पूछा है क्लाइमेट कैसा होता है। बैरन तो बंजर जमीन है, ये जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं है उसे बैरन लैंडस्केप कहा जाता है, बंजर जमीन। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मैम वहाँ पे मैम गर्मी होती है, ठंडी होती है, क्या होती है? नो वाटर रेनफॉल मैम, नो वाटर रेनफॉल। वाटर रेनफॉल, अब बारिश नहीं होती। यस मैम। लेकिन अभी तक एक्चुअल चीज किसी ने मैम वहाँ पे समर होता है। समर होता है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर तो पढ़ा हुआ है, सभी ने सुना भी होगा। यस मैम, वहाँ पे मैम बर्फ होता है। मैम फॉलिंग स्नो, मैम फॉलिंग स्नो। तो बेटा लद्दाख भी तो वही है। यस तो मैम। गर्मी कैसे आ जाएगी? मैम तो मैम वहाँ पे मैम बैरन लैंड्स कैसे हैं? अरे तो इतनी ज्यादा ठंड है कि बर्फ गिरी रहती है, जिसकी वजह से पेड़ नहीं उग पाते। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यस मैम। जब इन पे बर्फ गिरी रहेगी तो क्या बर्फ में से पेड़ उग सकता है? नहीं। मैम नो। तो बंजर जमीन दो जगह। यस मैम। देखिए बंजर जमीन किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई पेड़ पौधे ना हो, उसे कहते हैं बैरन लैंड। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो लद्दाख क्या है? ये एक यस मैम। मैम। यस बेटा, यस सावित्री। आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। बेटा अभी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा वेट करना है कंडक्टिविटी के लिए, कि अगर नेटवर्क प्रॉपरली हो जाएगा कनेक्ट तो आवाज भी जाने लगेगी। यस, तो देखिए लद्दाख के बारे में पढ़ना है हमें। तो ये एक डेजर्ट है, यानी कि मरुस्थल। अब देखिए इसे डेजर्ट भी कह दिया गया। तो डेजर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट एरिया जहाँ पर कोई पेड़ पौधे ना हो। ओके, तो ये एक यस डेजर्ट मैम। है माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ पर पड़ता है? ईस्ट में। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर खेती बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और बारिश क्यों कम होती है? क्योंकि मोस्टली यहाँ का एरिया बर्फ से ढका रहता है लगभग साल भर। तो साल में लगभग पूरा एरिया बर्फ से ही ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई फसलें वगैरह नहीं उगती। There are few trees that can grow in the region। केवल कुछ ही पेड़ हैं जो इस एरिया में
ग्रो करते हैं, उगते हैं। अब केवल कुछ ही पेड़ होते हैं यहाँ पर जो उग पाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है ऐसे पेड़ जिनकी लीडर्स शेप लीव्स होती है, पत्तियां नुकीली नुकीली सी होती है, ताकि वो यस मैम, यस मैम, वो बर्फ को स्लाइड कर देते हैं, इसीलिए नुकीली। यस मैम, यस मैम। चलिए अब आगे और क्या बताया हमें। तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अब जब यहाँ पर साल भर बर्फ ही जमी रहती है तो लोग पानी कैसे पीते हैं? वो बर्फ को डायरेक्टली उठा के, हम बर्फ को गर्म करके, बर्फ को गर्म नहीं करते, जो थोड़ा बहुत पानी पिघल के आता है ना बर्फ से, वही पीते हैं ये लोग। अब यहाँ के देखिए और क्या दिया है यहाँ के बारे में। तो पीपल हेयर कीप शिप एंड गॉट, यहाँ के लोग भेड़ और बकरी पालते हैं। द गॉट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एक स्पेशल टाइप की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। अभी आप लोग अगर साइंस पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 3 में है, आई थिंक फाइबर टू फैब्रिक एक चैप्टर है साइंस में। 3rd चैप्टर पढ़ लिया आपने साइंस में? मैम नो मैम, साइंस का मैम अभी एक भी चैप्टर नहीं था। चलिए तो अभी चैप्टर नंबर 3 जो कि फाइबर टू फैब्रिक है शायद, तो उसमें आपको वहां पर वूल की क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। तो उसमें इस वूल के बारे में बताया भी गया होगा, आई थिंक वो कंफर्म नहीं है लेकिन बताया गया होगा शायद। चलिए तो इसमें और क्या बताया है, यहाँ पर स्पेशल टाइप की बकरी पाली जाती है जिससे पश्मीना नाम का ऊन मिलता है। दिस वूल इज प्राइस्ड, ये ऊन बहुत ही प्राइस्ड यानी कि बेशकीमती होता है। एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और एक पश्मीना शॉल बहुत ही महंगी मिलती है, और ये हल्की होती है लेकिन गर्माहट इतनी ज्यादा कि आप 4 स्वेटर पहन ले उतनी ज्यादा गर्म होगी ये शाल। तो ये जो पश्मीना वूल है ये बहुत ही गर्म होती है, ये स्पेशल टाइप की बकरी के ऊन से बनाया जाता है, और ये बहुत महंगी भी मिलती है, और साथ ही इसको जब इसकी बुनाई की जाती है तो बहुत टाइम लगता है इसकी बुनाई में। चलिए अब आगे और क्या दिया है हमें। तो द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द फूड ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। तो यहाँ जो लद्दाख के पीपल हैं वो बहुत ही सावधानी से उस बकरी का ऊन कलेक्ट करते हैं और उसे कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। फिर वहां पर उस ऊन से पश्मीना शॉल बनाई जाती है जिसे इंडिया के बाकी पार्ट में भी सेल किया जाता है, जो कि बहुत महंगी मिलती है। अब यहाँ के लोग खाते क्या हैं। तो द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, अधिकतर ऊट अधिकतर दूध और मांस खाते हैं आगे लोग, मीट एंड मिल्क, क्योंकि बकरियों को पालते हैं, बकरियों से इन्हें दूध मिलता है और उसका मांस भी खाते हैं ये लोग। क्योंकि खेती कम होती है तो इस वजह से इन्हें अनाज तो बहुत ही कम मिलता है, इसलिए ये ज्यादातर क्या खाते हैं, मीट प्रोडक्ट, जैसे कि चीज या बटर बना के खाते हैं यहाँ के लोग। ईच फैमिली owns some goats, cow and zoos। यहाँ के जितने भी परिवार हैं अधिकतर सारी फैमिलियों के पास बकरी और गाय जरूरी होते हैं, या फिर या काऊ होती है जिसे जोस भी कहा जाता है। तो कोई ना कोई एक जानवर हर फैमिली जरूर पालती है, इसलिए ताकि उनके पास खाने के लिए दूध तो हो, दूध से वो प्रोडक्ट तो बना सके, बटर वगैरह चीज वगैरह तो बना सके। Being a desert is not यस मैम, that Ladakh did not attract its share of traders। तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया है यानी कि पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। यहाँ पर लद्दाख लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन है वो केवल और केवल लद्दाख में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। पश्मीना वूल अगर हमें वो शॉल लेनी है ना तो केवल और केवल लद्दाख में ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि मार्केट में आ जाती है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की ऊन यही बनाई जाती है, और यही कारण है कि जो ट्रेडर्स है ना वो लद्दाख की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, कई सारे व्यापारी आए लद्दाख में। देखिए दिया है आगे हमें, इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कार्ल तिब्बत। तो यहाँ पर बहुत ही सारे रास्ते हैं जहाँ से व्यापार किया जाता है। ट्रेड रूट यानी कि व्यापार मार्ग, ऐसा रास्ता जहाँ से व्यापार किया जाता है, यानी कि या तो सामान को मंगाया जाएगा या फिर सामान को भेजा जाएगा। बहुत सारे पासेस भी हैं।
अब पासेस क्या होता है जानते हैं आप लोग? नो। देखिए पासेस क्या होते हैं, passes अभी बताती हूँ मैं आपको, क्लियर करती हूँ। देखिए जैसे ये दो मसाले, मैम मसाला। देखिए जैसे ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच में जो रास्ता होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पास। जहां से yes ma'am पर्वतीय इलाकों में गाड़ियां जा सकती हैं या फिर हम लोग जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पास। और ये जो yes ma'am लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये जो पासेस है ना, ये पूरे टाइम साल भर नहीं खुले रहते, क्योंकि पर्टिकुलर साल में हमेशा तो बर्फ ही गिरी रहती है और इन रास्तों पे भी बर्फ गिरी रहती है, इस वजह से इन्हें बंद कर दिया जाता है। केवल साल में 1 या 2 महीने के लिए ही इन पासेस को खोला जाता है। ओके, जब समर सीजन आता है तब इन पासेस को खोला जाता है और बाकी टाइम पे ये बंद रहता है। ओके, समझ आ गया सभी को? yes ma'am अभी फिलहाल इन पासेस के नाम जो है वो बहुत ही ऊट पटांग है, आपको 7th क्लास में पढ़ने हैं पासेस के नाम। तो रोहतांग है और जोबीला है, एक है बारालाचाला। ये इस टाइप के पासेस है। यहाँ पर मोहम्मदन लोग रहते हैं ज्यादा, तो इन पासेस के नाम भी उसी अकॉर्डिंग रखे गए हैं। चलिए 7th yes क्लास ma'am ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको पासेस के बारे में क्लास में। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड रूट्स हैं और पासेस हैं जहां से सामान को भेजा जाता है, यानी कि पश्मीना वूल को बना करके इन्हीं रास्तों से दूसरे एरिया में भेजा जाता है। थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत। अब देखिए जहां से कारवां होके जाते हैं, जिस यहाँ पर उन कारवांस को, यानी कि जहां पर आके कारवां रुकते हैं इन पासेस के पास, उसे तिब्बत भी कहा जाता है। तो पास से हो करके लद्दाख में जहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर कारवां आके रुकते हैं, उसे तिब्बत कहा जाता है। दिस कारवां कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। तो ये जो कारवां है, देखिए ये क्या क्या लाते और ले जाते हैं। यहाँ से लेके क्या जाते होंगे, लाते भी होंगे कुछ चीज। तो स्पाइसेस वगैरह यहाँ पर लाते हैं और यहाँ से कुछ चीजें जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह, वूल, ये सारी चीजें बाहर लेके जाते हैं। ओके, yes ma'am चलिए तो अभी लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर कौन सा धर्म है, तो यहाँ के लोग कौन से भगवान को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये भी हमें पढ़ना है। तो ये यहाँ के लोग भी हुए हैं। वुमेन है जो कि पश्मीना शॉल बना रही हैं। औरतें देखिए पश्मीना शॉल बना रही हैं। अब बुद्धिज्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। अब बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म उसी कारवां के रास्ते से, जिसे अभी तिब्बत बताया गया है, कारवां जहाँ पर रुकते थे, तो उसी तिब्बत की वजह से लद्दाख में बौद्ध धर्म पहुंचा। यानी कि जो लोग आए व्यापारी, जो अपने साथ मसाले वगैरह लेके आए थे, वो अपने साथ साथ बौद्ध धर्म भी लेके आए। यहाँ पर लद्दाख में आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को पॉपुलर किया। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम was introduced in this region more than 400 years ago। और आज से लगभग 400 साल पहले यहाँ पर मोहम्मदन धर्म, इस्लाम धर्म भी आ चुका था। और यही कारण है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर। यही कारण है कि यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम समुदाय पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आज से 400 साल पहले ही इस्लाम धर्म आ गया था। ओके, अब ये भी बाहर से कोई yes ma'am उन्होंने यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताया, यहाँ के लोगों ने उसे समझा और उसे एक्सेप्ट कर लिया, और यही कारण है कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म काफी पॉपुलर है। यहाँ पर अधिकतर जो जनसंख्या है वो मुस्लिम ही है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम। अब लद्दाख के लोगों का जो ओरल ट्रेडिशन है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छी कविताएं भी गाते हैं और गाने भी गाते हैं। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा। अब इनका जो राष्ट्रीय गीत है, जिसे ये अपना राष्ट्रीय गीत मानते हैं लद्दाख के लोग, जिसे केसर सागा कहा जाता है, तो ये एक पुराण है जिसे यहाँ के लोग इसे अपना नेशनल एपिक मानते हैं। और इसके जो गाने होते हैं, इसे मुस्लिम एंड बौद्ध, जो यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोग हैं, दोनों मिल करके गाते हैं इस गाने को। तो यहाँ पर मोस्टली मुस्लिम एंड सेकंड बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। ओके, तो समझ आया सभी को लद्दाख के बारे में?
अभी लद्दाख के बारे में आपको 7th क्लास में फिर से पढ़ना है, इससे ज्यादा डिटेल दी हुई है वहां पर। चलिए, तो लद्दाख सभी को लर्न हो गया? यस, आवाज आ रही है सभी? यस मैम, लर्न हो गया। चलिए, तो आप स्टडी, यस मैम, लर्न हो गया। और ये होगी कंपैरेटिव स्टडी, दोनों का कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों जगह एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि एक नॉर्थ में है और एकदम साउथ में है। लद्दाख हमारा एकदम नॉर्थ में था, केरला एकदम साउथ में है, और यही कारण है यस कि मैम। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। चलिए, तो अभी केरला के बारे में पढ़ते हैं। केरला में लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के एकदम दक्षिण कोने में है ये केरला। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर। तो ये एक तरफ से तो पूरा का पूरा समुद्र से घिरा है, इसलिए केरला एक तटीय इलाका है, समुद्र के किनारे बसा है ये। कोस्टल एरिया, केरला एक कोस्टल एरिया है। यस मैम। ये एक तरफ से पूरा पानी से घिरा है और दूसरी तरफ से पहाड़ है। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. यहाँ केरला में बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वत हैं उनके जंगलों में बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। तो इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीजें यहाँ के पहाड़ों पे उगाई जाती हैं। It is spices that made this region an attractive place. तो यही मसाले हैं जिन्होंने केरला को एक अट्रैक्टिव प्लेस बना दिया है ट्रेडर्स के लिए। अब व्यापारियों को यहाँ पर मसाले ज्यादा मिलते हैं, काली मिर्च वगैरह। काली मिर्च आप पढ़ ही चुके हैं, ब्लैक गोल्ड माना जाता था इसे, पढ़ चुके हैं ना? यस, यस मैम। यहाँ पर ये मसाले बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से ट्रेडर्स अट्रैक्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि हम केरला चले और वहां से मसाले लेके अपने एरिया में आ जाएं और कुछ चीजें यहाँ के लोगों को दे देंगे। अब आगे और क्या बताया हमें? जैविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। अब जैविस जो कि एक पहले अरब व्यापारी थे जो यहाँ पर आए। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and is credited with bringing Christianity to India. अब सेंट थॉमस जो कि भगवान ईसा मसीह के एक अनुयायी रहे हैं, फॉलोअर्स, सेंट थॉमस, तो ये आज से लगभग 2000 साल पहले आए थे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिश्चियन धर्म केरला में कब आया? तो आज से लगभग 2000 years पहले। कौन लेके आया था? सेंट थॉमस। ओके, यस मैम। अपोस्टल का मतलब अनुयायी या फॉलोअर, तो ये भगवान जीसस क्रिस्ट के अनुयायी थे सेंट थॉमस, जो कि केरला में आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म को लेके आए थे। तो क्रिश्चियन धर्म को लाने का क्रेडिट सेंट थॉमस को जाता है। तो यानी कि हमारे लद्दाख में सबसे पहले आया था इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म। केरला में सबसे पहले क्या आया है? क्रिश्चियन धर्म। मैम, क्रिश्चियन धर्म। अब आगे और देखते हैं क्या बताया इसके बारे में। तो मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब व्यापारी आए और यहीं पर बस गए, दोबारा लौट के गए ही नहीं अपने इलाके में, यानी कि दोबारा वो अरब गए ही नहीं। तो कौन कौन आया था? सबसे पहले है इब्न बतूता, वो ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 years ago। आज से लगभग 700 साल पहले ये केरला में आए थे। Wrote are travels in which he describes the lives of Muslim and says that they were a highly respected community. अब इब्न बतूता जो कि आज से 700 साल पहले केरला में आए थे, उन्होंने अपना एक ट्रैवलर लिखा है, यानी कि यात्रा वृतांत। जब भी हम कोई यात्रा करते हैं, उसकी कहानी लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रैवलर्स। ओके, तो उन्होंने जो अपनी यात्रा लिखी है, तो उन्होंने क्या क्या देखा था, तो इसमें उन्होंने मुस्लिमों के बारे में बताया है और बताया है कि किस तरीके से ये एक हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, यानी कि इस्लाम धर्म को यहाँ पर भी पूजनीय माना जाता था। तो इस्लाम धर्म यहाँ भी पॉपुलर रहा था, इस्लाम धर्म को यहाँ के लोग भी मानते थे। The Portuguese discovered sea route to India from Europe, then Vasco da Gama landed with his ship here. अब पुर्तगाली, पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली जो कि पुर्तगाल से आए थे,
तो पुर्तगाल से आने वाला पहला पर्सन था वास्को डी गामा, इसका नाम बहुत फेमस है। वास्को डी गामा वो यस मैम, मैं भारत की खोज की थी। यस, तो वास्को डी गामा ही वो पर्सन है जिसने समुद्र के रास्ते से भारत में घुसने का रास्ता खोजा था। सबसे पहला पर्सन यही था। तो वास्को डी गामा जो समुद्र के रास्ते से इंडिया में एंटर हुआ था और उसने ही रास्ता ढूंढा था सी रूट, यूरोप से इंडिया तक आने का। तो वो अपनी जहाज से आया था इंडिया में। अब बिकॉज ऑल ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। तो अब यहाँ पर बहुत ही सारे लोग आए हैं। लद्दाख में केवल इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे धर्म है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा धर्म, एक तो है जुडिज्म यानी कि यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ये सारे ही धर्म यहाँ पर पॉपुलर हैं। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing net. अब यहाँ पर एक कोस्टल एरिया है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मछली भी पकड़ी जाती होगी। ये दिया है आपको फिशिंग नेट। तो यहाँ पे जो फिशिंग नेट यूज किया जाता है, मछली पकड़ने वाला जाला, वो बिल्कुल चाइनीज की तरह होता है। जस्ट लाइक अ चाइनीज फिशिंग नेट, जिसका नाम भी है चीना वाला। तो केरला में मछली पकड़ने के लिए जो नेट यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड चीना वाला। आपको इसका नाम भी याद रखना है। ओके, यस मैम। कौन सा फिशिंग नेट यूज किया जाता है? चीना वाला। अब केवल इतना ही, यस मैम। यहाँ के जो बर्तन है, इवन द अटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। तो केरला में जिस बर्तन को फ्राइंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें मछली वगैरह तलते होंगे या फिर कोई और चीज फ्राई करते होंगे, उस फ्राइंग बर्तन को क्या कहते हैं ये लोग? चीना चट्टी। चीना चट्टी। अब देखिए नेट का नाम है चीना वाला और बर्तन का नाम है चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव फ्रॉम फॉर चाइना। तो अब चीना वाला और चीना चट्टी, इन दोनों से ये तो कंफर्म हो गया कि चीन नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये चीन से लिया गया है। तो देखिए यानी कि यहाँ पर चाइनीज लोग भी आए और चाइनीज लोगों के इन चीजों को यूज भी किया जा रहा है और इसका नाम भी एज इट इज रख लिया गया है यहाँ पर, चीना चट्टी और चीना वाला। ओके, यस मैम। अब है यहाँ की फसलें, यहाँ पर क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है। तो देखिए द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्लाइमेट भी अच्छा है, बारिश भी होती है, पानी भी मिल जाता है प्रॉपरली सिंचाई के लिए, और यही कारण है कि यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा उगाया जाता है। केरला में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर चावल कहते हैं ना, धान की खेती के लिए पानी बहुत चाहिए और इसलिए बरसात के सीजन में यहाँ पर चावल उगाया जाता है। बट जो केरला है वहां पर ऑलमोस्ट पूरे साल ही पानी मिल जाता है, लगभग जितना चाहिए उतनी मात्रा में, उतने अमाउंट में, और इसलिए यहाँ पर चावल की खेती बहुत की जाती है। तो यहाँ के लोगों का जो मेन खाना है वो क्या होता है? मच्छी एंड फिश एंड राइस, मच्छी चावल। तो फिश एंड राइस यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, एंड इसके अलावा जो सब्जियां उगाते हैं वो भी ये लोग खाते हैं यहाँ के लोग। अब आपको पता है केरला एक और चीज के लिए फेमस है। हमारे पूरे इंडिया में कहा जाता है सबसे ज्यादा जो स्नैक हैं वो भी केरला में ही मिलते हैं। यस मैम। चलिए, तो अभी आपने दोनों एरिया की एक बोट रेस दिया हुआ है। ये किसी फेमस फेस्टिवल पे ये लोग बैठते हैं इस तरह नाव पे। The boat race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. तो ये जो ओणम में जो त्योहार मनाते हैं उसमें ये बोट में बैठते हैं, बड़ी सी नाव। यस मैम। चलिए, अब दोनों जगह के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बार इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वो फिल करने हैं। ये आपका एक तो आज का होमवर्क है।
पीपल क्या खाते हैं केरला में, एक जगह केरला का लिखना है, दूसरी जगह लद्दाख का लिखना है। कौन से कपड़े पहनते हैं ये आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये सर्च करना है। एंड काम, कौन कौन सा काम है। ओके, यस मैम, यस मैम। आज का आपका होमवर्क है, इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों जगह की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, यानी कि वहाँ की जमीन, वहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट है। और यही कारण है कि द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। और यही कारण है कि दोनों जगह की हिस्ट्री अलग है, क्योंकि इतिहास किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर पे। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही जगह पर अरब और चाइनीज लोग गए थे। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला वाज अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स रूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन। तो केरला में लोग क्यों गए थे, केरला में जो लोग एंटर हुए क्या कारण था। मैम 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 वहाँ पर मैम मसाला बहुत ज्यादा होता है। यस, क्योंकि वहां पर स्पाइसेस सबसे ज्यादा है। और लद्दाख, यस मैम, स्पाइसेस मैम, क्योंकि वहाँ पे मैम ऊलन सबसे ज्यादा है। क्योंकि वहां पर यस मैम। बेस्ट मैम लगता है। मैम पश्मीना ऊलन मैम जो होता है मैम, उसकी मैम साल बनाई जाती है। तो देखिए अब दोनों ही जो एरिया है, यानी कि लद्दाख एंड केरला, दोनों ही जगह पर अरब और चाइनीज ट्रेडर्स आ चुके हैं। दिस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन। तो यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी वहाँ की लाइफ को, कल्चरल लाइफ को प्रभावित करती है। यानी कि वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यही वहाँ की कल्चरल लाइफ को रेडी करती है। तो कौन कौन से लोग आए, किन कारणों से आए थे, कैसी जमीन थी वहां पर, इन सभी को मिला करके उनका कल्चर रेडी होता है। जैसे कि अभी केरला में अगर पूछा जाए कौन सा एक धर्म पॉपुलर है, तो कोई एक नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। और उन मसालों की तरफ अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे व्यापारी आए थे। और जितने ट्रेडर्स आए उन सभी ने अपने कल्चर को यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर किया। और यही कारण है कि केरला में कल्चर का मिक्सअप है, बहुत सारे कल्चर है वहां पर, बहुत सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। चलिए तो अब आगे और क्या Yes, दिया है। ma'am. तो द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड नॉट merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move, our culture, tradition, and way of life slowly become part of the new place we are in. तो ये जो डाइवर्स कल्चर है इज नॉट merely a thing of the past. केवल ये पास्ट की कहानी नहीं है, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है ना, वो भी इससे प्रभावित होती है। कैसे, मान लो हम काम की तलाश में कहीं और गए, देखिए दिया है all about moving from place to place for work and with each move our culture tradition. तो मान लो काम की तलाश में एक पर्सन गांव से शहर गया, तो क्या वो वहां जाने के बाद अपने रिलीजन को चेंज कर देगा, क्या अपनी सारी चीजों को भुला देगा, क्या वो वहां पर जा करके नए धर्म को अपना लेगा। यस, क्या लगता है आपको, क्या गांव से अगर कोई फैमिली शहर में रहने गई तो अपने पूरे कल्चर को भुला देगी क्या वहां जाके। मैम नो, नो मैम। मैम अपने कल्चर के बारे में मैम बताएगी सबको। जिससे मिलेंगे उसको बताएंगे हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसे गाने गाए जाते हैं, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। और दूसरे लोगों को भी जो पसंद आएगा वो उन चीजों को अपना लेंगे। तो इन्हीं सब चीजों से जो कल्चर है वो एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है हमेशा। तो जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन का तरीका, जहाँ पर हम जाते हैं, हम अपनी चीजों को तो लेके ही जाते हैं, वहां की भी चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। कुछ हम भी तो सीखेंगे ना वहां जाके। यस मैम। तो यानी कि यस मैम। जो हमारी लाइफ है, वे ऑफ लाइफ, वो धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। Similarly, in our neighbors, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition. तो अब मान लो हम अपने पड़ोस में रहते हैं, मान लो वो पड़ोसी किसी और धर्म का है, तो क्या हम उसे ये कह देंगे कि जाओ तुम हमारे धर्म के नहीं हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। मैम नो। नो मैम।
हम बैठेंगे उसके साथ, अपनी चीजें उससे बताएंगे, उसकी चीजें भी सीखेंगे, तो इससे हमारा भी कल्चर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, हमारा रहने का तरीका, डेली लाइफ की एक्टिविटीज। और जिसके साथ हम बैठ रहे हैं हम भी उसे कुछ चीज बताएंगे, उसको अपने यहाँ के टेस्टेड डिशेस के बारे में बताएंगे कि हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा बनता है, तो वो उसे सीख के बनाएंगे भी। तो इससे क्या होता है, जो ये कल्चर है वो स्लोली स्लोली चेंज होता रहता है, और हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन में भी परिवर्तन आता रहता है। चलिए, तो अभी जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम, डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताएं, यहाँ पर हमने 2 स्टोरी भी पढ़ी थी, लद्दाख और केरला की। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम एक हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ दिखा था, जब लड़ाई हुई थी आजादी की। आप सभी ने पढ़ा तो होगा ही ना, कितने यस मैम, फ्रीडम फाइटर थे यस मैम। मैम सभी रिलीजियस एक हो गए थे। यस। और बेटा आपको ये भी मालूम है, इसके पहले एक बार और लोगों ने लड़ाई लड़ी थी 1857 में, सुना है किसी ने? 1857 में झांसी की रानी जो का नाम सबने सुना है ना? यस, झांसी की रानी का मैम क्या? झांसी की रानी लक्ष्मी। यस मैम, मैम सुने हैं। यस मैम सुने हैं। झांसी की रानी सुना है, और मंगल पांडे के बारे में सुना है? यस मैम हुई थी। मैम सुने हैं। यस मैम हुई थी। मैम हुई थी 1857 में। 1857 में जब अंग्रेजों को बसे हुए लगभग 100 साल हो गए थे, उसके बाद इंडियंस ने मिल करके सोचा कि उन्हें भगाया जाए, लेकिन मिल करके नहीं, सभी ने अलग अलग लड़ाइयां लड़ी थी। यानी जो झांसी की रानी थी वो अपने एरिया को बचाने के लिए लड़ रही थी, मंगल पांडे अपने एरिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अलग अलग। एक साथ मिल करके उन्होंने नहीं लड़ाई लड़ी थी, और यही कारण था कि जो 1857 में जो आंदोलन छेड़ा गया था ना, वो फेल हो गया। उस समय हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर सभी एक साथ मिल करके नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग लड़ रहे थे। और इसलिए ही जब 1947 की लड़ाई हुई तो सबने एक साथ मिल करके लड़ाई की, क्योंकि उन्हें ध्यान था कि अभी जो 100 साल पहले हुआ था ना, सब अलग अलग होकर लड़ाई कर रहे थे, हम सभी लोग हार गए, अंग्रेज यहीं के यहीं रह गए, तो दोबारा ऐसा ना हो। और यही कारण था कि सभी ने एक साथ मिल करके तब लड़ाई लड़ी थी। फिलहाल 1857 का भी आपको पढ़ना है, जो 1857 में लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी, कहाँ से कौन कौन लड़ रहा था, लेकिन अभी नहीं, 8th क्लास में। चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही, और आपको अपना होमवर्क सेंड करना है, और मैं अभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी शेयर करूंगी, उसके आंसर लिख के सबमिट करने हैं। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय।